नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, फैमिली में सब कुशल मंगल होंगे। तो हम अपनी जीडी सीरीज़ में आज है हमारा डे 3 और आज हम परसेंटेज टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए सवालों की चर्चा करेंगे। तो आज जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बेहतरीन है, कल के मुकाबले कुछ अच्छे क्वेश्चन और लाए हैं आज हम। तो चलिए हम उनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए ज़रा क्या है आज कुछ नए सवाल। तो चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है हमारे एग्ज़ाम क्वेश्चन से, यानी कि एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक है, उनकी हम चर्चा करते हैं। क्या कहा गया इस सवाल में, तो देखते हैं। एक परीक्षा है, हाँ जी, तो क्या कहा गया, एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। 17% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में असफल हैं। तो कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए हैं, वो भी दोनों विषय में सफल हुए हैं, ये आपको पता लगाना है। देखिए दोस्तों, ये बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, उसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपके सामने लिखवा रहा हूँ, वो देखना आप। तो कभी भी आपसे कहा जाए एक फॉर्मूला ए यूनियन बी, ये इक्वल होता है एन ए एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए एक बार मैं इस फॉर्मूले की थोड़ी चर्चा कर लूँ ताकि आपको अच्छे समझ में भी आ जाए कि हम क्या बातें इसमें करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए एक बात ज़रा, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि क्लास में सपोज़ मान लीजिए कहते हैं कितने बच्चों का इंटरेस्ट है, क्लास में मान लीजिए टोटल 10 बच्चे बैठे हुए थे। मैंने कहा भाई ज़रा मैथ्स वाले बच्चे बताना कितने हैं, तो मैथ्स वाले ने कहा कि भाई 6 बच्चे ऐसे निकले जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ ज़रा इंग्लिश में कितने इंटरेस्टेड हो, तो भाई उस केस में कहा भाई 5 बच्चों ने कि हम इंटरेस्टेड हैं। अब आप एक बात देखें, 6 बच्चे मैथ्स में हैं, 5 इंग्लिश में हैं, स्टिल ये 11 बच्चे कैसे हो गए, हैं तो हमारे पास 10। यानी कि यहाँ से एक बात समझ में आती है, ऐसे 2 बच्चे होंगे, सॉरी एक बच्चा ऐसा होगा जो दोनों विषय में इंटरेस्ट रखता होगा, तो उसे हम बोल देते हैं इंटरसेक्शन, जिसको आप इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जो ये टोटल बच्चे 10 हैं, इसे आप कह सकते हैं यूनियन, मैथ यूनियन इंग्लिश, इसे आप कहेंगे 10 बच्चे। और ये इंडिविजुअल अगर मैं इनसे पूछूं तो ये कह सकते हैं मैथ्स में 6 हैं और इंग्लिश में 5 हैं। तो यहाँ से इन सारी बातों से एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, वो फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो हमें इसी फॉर्मूला का यूज़ करना है इसका आंसर करने में। आपने एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, आप जो इसके अंदर वैल्यू लिखेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे सारी वैल्यूज़ एक पैटर्न की होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप इसमें फेल वाली इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हो तो सारी वैल्यूज़ आपने फेल वाली ही रखनी है। अगर आप पास की वैल्यू रख रहे हो तो सारी वैल्यू आपने पास वाली ही रखनी है। अब हमने क्या किया, इन्होंने कहा 52% छात्र आपके हिंदी में फ़ेल हो गए। तो सपोज़ मैं इसे ए को हिंदी मान लेता हूँ, तो मैंने लिखा ये हिंदी से शो कर रहा हूँ। कुछ बच्चे अंग्रेज़ी में फ़ेल है तो मैंने इसको इंग्लिश के नाम से लिखा, और यहाँ मैंने हिंदी और इंग्लिश, और यहाँ पे आ जाएगा यूनियन किसका, हिंदी यूनियन इंग्लिश। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं, देखना बड़ा प्यारा सवाल है, इसे आप समझ लें, उसके बाद अगले क्वेश्चन तो भाई आप खुद ही ढेर कर दोगे। हिंदी में है 52%, इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए थे, 42%, माइनस दोनों में कितने फेल हुए थे, तो आप कह सकते हैं 17% बच्चे हैं जो दोनों में फेल हो। अगर मैं इनको सोल्व करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं 94 है और माइनस ये 17 है, और अगर मैं माइनस कर दूँ तो आप देख पा रहे हैं कितने आ जाएंगे, 77%। एच यूनियन ई, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में टोटल मिला के 77 बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, क्योंकि आपने जो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें फीड की फेल है। तो ये किस बात को शो करेगा, फेल वाले बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि क्लास में 77 स्टूडेंट्स फेल हैं। बट आपको तो क्या बताना था, आपको तो पता लगाना है भाई पास कितने हैं। तो खुद से बात सोचें ज़रा, अगर 100 बच्चे हैं, क्योंकि परसेंटेज की बात चल रही है, 100 में से अगर 77 फेल हैं तो पास कितने हुए, तो आप कहोगे सर 23, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 23, यानी कि 23 बच्चे क्लास में पास हुए हैं। क्या ये बात समझ में आती है? आई होप ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चन की भी चर्चा करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे।
हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहा गया, एक क्लास है उसमें भाई 60% बच्चे हिंदी में सफल हुए, इस बार पास की बात हो रही है। 45 बच्चे ऐसे हैं जो संस्कृत में सफल होते हैं और 25% ऐसे हैं जो दोनों विषय में सफल होते हैं। ओके, यानी कि सारा जो डाटा है वो सफल बच्चों का है, यानी कि पास हुए बच्चों का है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो असफल रहे, ठीक है, तो आपने ये पता लगाना है। ओके जी, तो फॉर्मूला अगेन वही, तो इसमें एक हिंदी है और एक संस्कृत है, तो मैंने भाई एच और एस से इसको प्रेजेंट किया, तो ये एन एच एन एस माइनस एच इंटरसेक्शन एच, ये हमने वैल्यू रख दी। फिर क्या किया, यूनियन कितने हैं भाई, अभी हमें ये तो पता ही नहीं है, पर हिंदी की वैल्यू पता है 60 है और संस्कृत वाले कितने हैं 45 हैं, और बात करें हम दोनों की तो वो 25 बच्चे हैं, तो ये वैल्यू मैंने रख दी। अगर मैं इसे ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं सब्ट्रैक्ट करने पे फाइनली जो आंसर आएगा वो 80 है, और इस तरफ हम लिख सकते हैं एच यूनियन एस। तो टोटल 80 बच्चे ऐसे हैं जो क्या हुए हैं, पास हुए हैं, क्योंकि आपने जो ये इन्फॉर्मेशन लिखी है सारी किन बच्चों की है, पास हुए बच्चों की है। तो ये जो आंसर आएगा वो भी किन का आएगा, पास हुए बच्चों का, यानी कि 80% बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं। बट आपको तो ये निकालना था ना भाई कितने बच्चे टोटल असफल हुए हैं दोनों विषय में, तो फेल वाले भाई कितने बच्चे रहे होंगे, तो आप कह सकते हैं 100 में से अगर 80 पास हुए हैं तो 20 कैसे रहे होंगे, फेल रहे होंगे, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोई भी मुश्किल सवाल नहीं है भाई, बड़े अपने प्यार से सीखना है। अगर लगता है कि भाई एक बार में नहीं आया तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं, कोई ऐसी बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं होती, ठीक है। सॉल्यूशन आपके सामने सिखा रहे हैं, बस आपने थोड़ा सा अपना प्रयास दिखाना है, डेफिनेटली हो ही जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसने क्या कहा, 65% बच्चे ऐसे हैं जो गणित में, 48% बच्चे ऐसे हैं जो भौतिकी, और 30% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषय में सफल हो गए, यानी कि पास होने वाला सारा डाटा है। आपको पता लगाना है कितने बच्चे असफल रहे। क्या ये भाई आप खुद से करना चाहोगे, हाँ सर हम ज़रूर करेंगे, तो करो भाई ज़रा। तो हमने देखा कि भाई एक तरफ है मैथ्स और एक तरफ है फिज़िक्स की बात हो रही है, भौतिकी की। तो भाई मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया वही यूनियन वाला, तो मैं ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो भाई ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर लोगे, ठीक। क्या कहा गया, मैथ्स में जो बात करें तो 65% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में पास हुए हैं, बाकी पास हुए 48 फिज़िक्स में, और दोनों की बात करूँ तो वो 30 है। अगर मैं इन फाइनली इन सबको सॉल्व करता हूँ तो ये भाई 65 एज इट इज़, 48 में से ये 30 माइनस करता हूँ तो क्या आ जाएगा 18, और अगर मैं इसे ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा 83%। एम यूनियन पे, यानी कि मैथ्स और फिज़िक्स में टोटल 83 बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं। हमें तो भाई असफल बच्चों की बात करनी है इस सवाल में, तो आप बता सकते हैं भाई अगर पास बच्चे इतने हैं तो फेल वाले कितने होंगे। हाँ सर बताओ फेल कितने होंगे, तो 17% बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों में फेल रहे होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं, नहीं सर कोई डाउट नहीं। तो चलो फिर आगे, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहा गया, एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल में है, ठीक है, 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, तो दो प्लेयर हैं फुटबॉल और क्रिकेट, और भारत में तो भाई क्रिकेट का बड़ा अच्छा क्रेज़ है। 18% छात्र ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते, तो यहाँ पे एक बात समझे आप, ये खेलने वाली इन्फॉर्मेशन है और ये तीसरी इन्फॉर्मेशन है जो कोई भी गेम नहीं खेलते, यानी कि 18% बच्चे गेम नहीं खेलते, तो आप ये कह सकते हैं भाई कि 82% बच्चे ही हैं जो खेलने वाले हैं, यानी कि जो ये फुटबॉल है क्रिकेट है खेलने वाले उन 82 में से ही कंसीडर किए जाएंगे। आपको पता लगाना है कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं, दोनों गेम खेलने वाले कितने परसेंट छात्र रहे होंगे। ओके जी, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इस बार है फुटबॉल और एक तरफ है क्रिकेट, तो एफ यूनियन सी, एक फिर एफ सी माइनस एफ इंटरसेक्शन सी। हम बात करते हैं सिर्फ किन की, खेलने वाले बच्चों की, तो भाई मैंने लिखा यहाँ पे फुटबॉल वाले कितने हैं 40, क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं तो 50 हैं, और दोनों खेलने वाले ये तो हमें पता ही नहीं है, यही तो हमें ढूंढ के लाना है, यही तो भाई रहस्य वाली बात है। यूनियन क्या होगा
भाई इन्होंने जब मेंशन कर दिया है कि 18% बच्चे ऐसे हैं जो खेलते ही नहीं हैं, तो इसका मतलब खेलने वाले बचे कितने? तो आप कहोगे सर 82% बचेंगे। ठीक है, 100 में से 18 बच्चों ने कहा कि बस हम नहीं खेलने वाले, तो नहीं खेलने वाले, तो 82% खेलते होंगे। लेफ्ट में मैं इसको लेके आया तो आप देख पा रहे हैं माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, इक्वल टू ये हो जाएगा भाई 90। 90 में से आप 82 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8%, यानी कि 8% बच्चे ही ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। ये आपका आंसर। कितने प्यारे सवाल है, आप समझ पा रहे हो इन चीज़ों को? चलो जी आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक को ही आप और एक नया सवाल आपके सामने आ गया है। 72% छात्र ऐसे हैं जो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में, 44% गणित में मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर मान लीजिए, यदि यहाँ पे एक लाइन समझना आप ज़रा, प्रत्येक छात्र जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो जिसने, यानी कि क्लास में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पढ़ता नहीं, यानी कि या तो बायो पढ़ता है या फिर मैथ्स पढ़ता है, डेफिनेटली कोई ना कोई सब्जेक्ट है। तो इस बात का क्या मतलब है, मतलब कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा है, तो आप यहाँ से कंक्लूज़न निकालेंगे। क्या है वो कंक्लूज़न? कि यूनियन की वैल्यू जो रही होगी वो कितनी रही होगी, 100 रही होगी। ठीक है, यूनियन आपका यहाँ पे फिक्स हो गया, 100 ही लेंगे। ठीक है, अच्छा तो भाई उसके बाद 40 बच्चे, ये भाई इंफॉर्मेशन परसेंटेज में नहीं है, नंबर में है। ठीक है, तो दोनों विषय हैं जो पढ़ने वाले 40 बच्चे हैं, तो क्लास में कुल कितने छात्र मौजूद हैं ये आपको पता लगाना है। ठीक है, अच्छा जी, तो हम देखते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करूं, बायो वाले हैं और दूसरी तरफ मैथ्स वाले हैं, बायो वाले हैं और मैथ्स वाले हैं। तो b प्लस एम माइनस बी इंटरसेक्शन m, ये फॉर्मूला। यूनियन क्या होगा, तो भाई 100% होगा। और ये वाली बात भाई ध्यान रखना आप, कि क्लास में अगर सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप यूनियन क्या मानोगे, 100 मानोगे। हाँ सर अब याद रहेगा, वेरी गुड। बी बायोलॉजी वाले कितने बच्चे हैं, तो 72 प्लस मैथ्स वाले कितने हैं, 44, और दोनों वाले कितने हैं ये तो हमें पता ही नहीं है। वैसे इन्होंने नंबर में तो बता दिया, पर मैं परसेंटेज में ढूंढ के लेके आऊँगा, क्योंकि ये सारी बातें किस में हो रही है, परसेंटेज फॉर्म में। ओके सर, यहाँ तक समझ आ गया, आगे बढ़ो। हाँ तो चल रहा हूँ मैं। अब भाई इनको हमने जोड़ा, तो भाई आप जोड़ने के बाद देख पा रहे कितने परसेंट आएगा, 116 माइनस 100%, कितनी वैल्यू आ गई, 16%। ये भाई आपका 16% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट इनका इंटरेस्ट है। अब जानते हो 16% बच्चे जो हैं वो कितने के बराबर हैं, तो 16% बराबर है कितने बच्चों के, 40 बच्चों के। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40/16, पर मुझे टोटल बच्चे पता लगाने हैं, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40/16 मल्टीप्लाई 100, इससे हमने कट किया 4 पे, ये गया 25 पे, इससे हमने कट किया 10 पे, मल्टीप्लाई करने पे हम देख पा रहे हैं 250 इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको, पहले से बेहतर समझ पा रहे हो इन चीज़ों को? ओके, अब ये सवाल हम देख पा रहे हैं, फिर से पास फेल की बातें हो रही हैं, और बस जीवन भी यही है भाई, पास और फेल होना है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं। अगर हम पास होते रहें तो भाई वो भी समस्या है, हो सकता है हम काफ़ी अग्रेसिव हो जाएं। चलो, तो इसने क्या कहा कि अगर मान लीजिए परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक यानी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड कह सकते हैं, यानी कि आप मैथ्स मान लो, उसमें 73% बच्चे पास हो गए, 70% बच्चे जीएस में यानी सामान्य ज्ञान में, और 64% बच्चे हैं जो दोनों विषय में, यानी कि सब बच्चे पास पास वाले हैं, कुछ फेल भी हुए होंगे। अच्छा, उन्होंने बताया भी तो रखा है कि भाई कितने फेल हुए, तो 6300 बच्चे ऐसे हैं जो फेल भी हुए, यानी कि आपने क्या करना है, फेल वाली परसेंटेज ढूंढ के लानी है, तभी तो हम कंपेयर करेंगे कि भाई कितने % बच्चे कितने उम्मीदवार के बराबर है। हाँ सर अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कितने बच्चे दोनों में फेल हुए थे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपीयर हुए, तो टोटल कितने बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए आपने ढूंढ के लाना है। चलो जी, तो हम एक काम करते हैं, एक तरफ मैथ्स मान लेते हैं और दूसरी तरफ जीएस, तो एम यूनियन जे,
बराबर है m प्लस जी माइनस m इंटरसेक्शन g। कितना प्यारा फॉर्मूला है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैथ्स की बात करें तो 73, जीएस की बात करें तो 70 और दोनों की बात करें तो ये 64 है। ठीक है, अगर मैं जोड़ दूं तो भाई 143 और माइनस 64, माइनस करता हूं तो भाई आप देख पा रहे हैं 79% ऐसे बच्चे हैं जो टोटल 79% ऐसे हैं जो मैथ्स में और जीएस में पास हुए हैं। ओके जी, कितने बच्चे ये पास होने वाले हैं, तो फेल होने वाले कितने बच्चे हुए बताओ ज़रा। तो आप कहोगे जी 21% बच्चे हैं जो फेल हुए हैं दोनों में। और जानते हो कितने के बराबर है? हाँ सर, ये 6300 के बराबर है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे हमने इसे कट कर दिया, ये आ गया 300 पे। हमें तो 100 की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 30,000 बच्चे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। हाँ जी बोलो, क्लियर है यहाँ तक की बात? हाँ सर, समझ तो आ ही रहा है। ठीक है, फिर चलते जाओ चलते जाओ, रुकना आपका काम नहीं। एक चुनाव हुआ, ओके, इलेक्शन के क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्शन भी आने वाले हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% यानी कि जितनी भी वोटिंग हुई उसमें से 60% तो एक ले गया, ऑब्वियस ही बात है। दूसरा कितना ले गया होगा? 40%, क्योंकि 2 ही यहाँ पे वोटर्स हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इस वाले को 60% वोट मिली है, तो भाई ऑब्वियस ही बात है दूसरे वाले कितनी मिली होंगी? 40 मिली होंगी, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। तो इसने कहा कि 14,000 बहुमत से वो बंदा जीत गया, यानी कि दोनों के बीच में जो अंतर था वो 14,000 वोट्स का था। और मुझे यहाँ पे अंतर दिखाई दे रहा है 20% का। 20% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 14,000 के। तो आप कह सकते हैं भाई अगर आपको 100 की वैल्यू निकालनी है तो आप एक काम ये कर सकते हो। अच्छा, 100 की वैल्यू निकालनी, आपको निकालना है जीतने वाले उम्मीदवारों को कितनी वोट मिली हैं। ओके, तो भाई ये 100 की वैल्यू नहीं निकालनी, पूछा होता तो हम 100 निकाल देते, बट आपको पता लगाना है जीतने वाले को कितनी वोट्स मिली हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक की वैल्यू, या फिर आप सीधा सीधा लिखो 60% की वैल्यू आपको पता लगानी है। ये इसका कितने गुना हुआ? 3 गुना है। तो आप इसका भी 3 टाइम्स कर दो, तो आप एक ही लाइन में आप अपना आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। 42,000 वोट उसे मिली थी। क्या ये बात समझ में आती है? 42,000 वोट्स उसको मिली थी, बाकी हारने वाले को मिली थी। ठीक, बस यही है हार जीत का मुकाबला। ओके, क्वेश्चन नंबर है भाई 8 आपके सामने। चुनाव, फिर से चुनाव। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिली है और वो 298 वोट से हार चुका है। कुल कितने मतों की संख्या थी, ये आपको ढूंढ के लाना है। चलो सर ढूंढते हैं। तो भाई देखें, जो इसमें हारने वाला है उसको मिली है 40% वोट, तो भाई जो विनर है उसको कितनी मिली होंगी? 60%। कितने का अंतर? सर 20% का। कितने के बराबर? 298 के बराबर है। टू 98 के बराबर है। तो एक की वैल्यू क्या होगी? तो आप कह सकते हैं 298 डिवाइड बाई 20। और हमें भाई कितने की वैल्यू निकालनी है? तो 100 की। 100 से मल्टीप्लाई, ये कट हुआ 5 पे, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 5 अट्ठे 40, कितना रहेगा? 4, 5 नहीं 45 और 4 49, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि 1990 वोट्स मिली है। बात समझ में आती है? टोटल वोटों की संख्या 1490 है। ठीक है, मैं काफ़ी भाई आराम से करा रहा हूँ ताकि जो स्टार्टिंग में जो बेसिक लेवल के बच्चे हैं वो भी अच्छे से कवर अप कर पाएँ, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की मशक्क़त ना करनी पड़े। ठीक है भाई, सब जो भी बच्चे हैं जिनका लगता है कि भाई मैथ्स में थोड़ा सा कमज़ोर है, वीक है, तो उनके लिए भाई काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं ये वीडियोस। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहानी हुई? एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला। ठीक है, वैसे आपको पता है इस बात का कि भाई वोटिंग अक्सर हमेशा कभी भी 100% होती नहीं है। अब कुछ बंदे ऐसे हैं जो देने नहीं जाते, कुछ पहुंच नहीं पाते।
ठीक है, काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन होता रहता है ना स्टेट का, वहाँ पे वहाँ का वहाँ पे, तो कई नहीं पहुँच पाते, तो वोटिंग कभी 100% हो ही नहीं पाती। इस चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे, ठीक है, कड़ा मुकाबला था। विजेता को कुल वोट का 48%, ध्यान रखना कुल वोट का, यानी कि जितनी भी टोटल वोट थी उसका 48% मिला है, और उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त कर ली, ठीक है, जीत गया है वो। तो आपने क्या करना है, कुल कितने मतदाता मौजूद थे। मतदाता तो भाई होते हैं जितने भी होने चाहिए टोटल, जिन्होंने वोटर कार्ड बनवाए हैं, अब उसमें से कुछ बंदे वोट डालते हैं, फिर उनमें से हार जीत का फैसला होता है। तो हमें वो भी यहाँ पे बताना है कि भाई कितने टोटल वोटर्स थे। तो भाई मान लेते हैं, एक बार प्यार से मैं एक नंबर मानता हूँ 100, टोटल वोटर हमारे पास मान लीजिए 100 थे। क्या हुआ, उसमें से भाई 8 ने तो वोट ही नहीं डाला, ओके, तो कितने बचे 92। इसमें से कुछ जीतने वाले को और कुछ हारने वाले को वोट मिली होंगी, ठीक है। विजेता को कुल वोट का 48% मिला है, यानी कि कुल वोट ये है, तो विजेता के हक में इतनी वोट आई है कि वो टोटल का 48 प्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि मिलेंगी तो इस 92 में से ही, लेकिन इसने एक बात रेफरेंस के तौर पे क्या कहा कि इसके हिस्से में इतनी वोट है कि वो टोटल का 48 है, ठीक है। हाँ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन तो 92 में से ही होना है। अब 92 में से क्या हुआ, 48 वोट तो ये ले गया, तो बाकी की वोट कितनी बची, बाकी की वोट हमने भाई दे दी हारने वाले को। 92 में से 48 इसके हैं, तो बाकी 44 उसके होंगे। अच्छा जी, कितना गैप है इनके बीच में हार जीत का, तो मैं देख पा रहा हूँ 4 का गैप है, और वो 4 जानते हो कितने के बराबर है, तो आप कह सकते हो सर 1100 के बराबर है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1100 डिवाइड बाई 4। ओके जी, फिर क्या कहा इन्होंने, टोटल मतदाता बताओ, यानी कि 100 की वैल्यू बताओ। तो ये लो बस आंसर आने ही वाला है। अब आखिरी सांसें चल रही हैं सवाल की। 25 गुणा 11, अब 25 की मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं, तो आपने एक चीज़ समझ लो, किसी की भी 11 से मल्टीप्लाई करने का नियम क्या है। अब 25 की 11 से करनी है तो आखिरी डिजिट तो आप लिख ही डालो, 5 है तो 5, फिर इन दोनों का सम यानी कि 2 और 5 का सम क्या है 7, ये भी लिख दिया। फिर भाई ये जो फर्स्ट डिजिट है ये लिख दो आप 2, बस होगी मल्टीप्लाई। और 2 ज़ीरो तो मैं यहाँ देख ही पा रहा हूँ, तो इसलिए 2 ज़ीरो आ गए, यानी कि 27,500। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। हाँ जी बताएं, क्लियर है, समझ में आ रही है बातें। ओके जी, तो कुछ नया सवाल है, ये भी चुनाव से ही संबंधित है, बस फ़र्क है कि 3 उम्मीदवार आ गए हैं इस बार। तो 3 कैंडिडेट है और कड़ा मुकाबला है इनके बीच में। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिली है, दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिली है। कुल 36,000 वोट मिली हैं, तो तीसरे उम्मीदवार को कितनी वोट प्राप्त हुई हैं, ठीक है। मतलब टोटल 36,000 वोट मिली थी, उसमें से कुछ ये ले गया, कुछ इसके पास चलेगी, तो आपको बताना है तीसरे बंदे को कितनी वोट्स मिली होंगी, ये आपका आंसर है। एक बात बताएं ज़रा, 100 वोट हैं टोटल, उसमें से एक के पास 40%, तो दूसरे के पास गई 36%, कितना हो चुका है ये, तो आप देख पा रही हैं 76% हो चुका है। तो भाई जो तीसरा बंदा होगा वो कितनी वोट लेके जाएगा, 24%, इतनी वोट मिली है उसे। 36,000 में से 24% वोट देनी है बस उसे हमें। तो 36,000 में से अगर हम 24 वोट देखते हैं, तो भाई ये देखते हैं क्या कुछ आता है, इससे इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, इससे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो एक तो ज़ीरो आनी है पीछे, और उसके अलावा अगर हम देखें तो 36 और गुणा 24, तो आप 36 की 24 से मल्टीप्लाई आप जानते हैं भाई ऐसे कर सकते हैं। तो ये आ गया 144, और इसमें अगर मैं 72 ऐड कर दूं तो ये भाई आप देख पा रहे हैं क्या आ रहा है, 8640, 8640, ये भाई आपका आंसर। बात समझ में आ रही है भाई। मल्टीप्लाई करने के लिए आप एक तरीका ऐसे भी लगा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, 36 था और ये 24 था, 2 डिजिट की मल्टीप्लाई आप देख लो। हमें क्या करना है, पहले इस 30 को मान के चलो, 36 को मान के चलो कि 30 जमा 6 है, ऐसे ओरली मानना है, ठीक है, फिलहाल मैं तो लिख के बता रहा हूँ। आपने पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, तो 24 की आपने मल्टीप्लाई कर देनी है इसके साथ। तो जैसे 24 दिया 72 720, फिर 24 की हमने 6 से कर दी, तो ये आ गया 144, फिर इनको हमने प्लस कर दिया, तो ये आ गया
864 और एक ज़ीरो तो आप देख पा रहे हैं, ये वाली ज़ीरो मैंने यहाँ लगा दी, तो ये आपका आंसर आ गया 8640, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, कैसा लग रहा है अब आपको? बेहतर? हाँ सर, अच्छा लग रहा है। तो चलो फिर अगले सवाल पे, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? हाँ आ गया। क्या कहा गया भाई? जनसंख्या से संबंधित तो हर प्रकार के सवाल है, प्रतिशत को आप देख पा रहे हैं, अलग अलग वेराइटीज़ में सवालों पे अप्लाई किया जा रहा है। तो काफ़ी दिलचस्प चैप्टर है ये, बहुत सारी एप्लीकेशन है अलग अलग वेराइटीज़ पे। 2 साल पुरानी बात है, फ्लैशबैक में जाना है अपने। 2 साल पहले क्या था? एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी, ठीक है। क्या हुआ? बड़े शहरों की ओर हस्तांतरण की वजह से प्रति वर्ष जनसंख्या 4% घट जाती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी रही होगी? यानी कि कभी 2 साल पुरानी बात थी, जनसंख्या चल रही थी 62,500, हर साल 4% की कमी आ रही है। तो 2 साल बाद, यानी कि आज के दिन, ये 2 साल पुरानी बात है, अब 2 साल में 4% भाई पॉपुलेशन घट रही थी। आपको ढूंढ के लाना है कि आज पॉपुलेशन कितनी रही होगी। तो मैं काम करता हूँ, 4% है, क्या हम इसे प्यार से कह सकते हैं 4/100? हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। और कट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? 1/25, यानी कि 25 पे 1 की गिरावट आ रही है। तो आप कह सकते हो वैल्यू कितनी बची होगी? तो आप कहेंगे 24/25 मल्टीप्लाई 24/25। तो आप कह सकते हैं भाई जो पॉपुलेशन है वो इतनी रह जाएगी। अब मैं इसे बस कैंसिल करूँगा और बिल्कुल आंसर आपके सामने होगा। अब 25 गुना 25 तो 625 होता है, ये इससे कैंसिल हो गया कितने पे? 1 पे, और डबल ज़ीरो तो मुझे दिखाई दे रही है। 24 गुना 24 यानी कि 24 का स्क्वायर 576, और मुझे पीछे 2 ज़ीरो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों इतनी बातें? हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? ओके जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव में वर्तमान जनसंख्या है, ठीक है, ये जस्ट एग्जैक्टली उसका अपोजिट ही है, ठीक है। तो बस स्टेटमेंट को थोड़ा सा आपने समझना है। एक गांव की वर्तमान, यानी कि आज उसकी जनसंख्या है वो है 67,600, यह 4% की दर से बढ़ रही है। 2 साल पहले क्या जनसंख्या रही होगी? यानी कि आज की पॉपुलेशन गिवन है और आपको ये पता लगाना है कि भाई 2 साल पहले क्या जनसंख्या रही होगी। अब 2 साल पीछे जाना है, फ्लैशबैक में जाना है। हमने क्या कहा भाई? मान लीजिए कि 2 साल पहले पॉपुलेशन थी x, अब ये हर 2 साल में बढ़ रही है, यानी कि हर साल 4% बढ़ रही है। क्या मैं 4% को लिख दूँ प्यार से 1/25? अब ये 25 पे 1 पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये क्या ये 26/25 आप कह सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हमने इसे लिख दिया, क्योंकि ये 2 बार इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए 26/25 2 बार मल्टीप्लाई, 2 साल हुआ है। और ये फाइनली इंक्रीज़ होने के बाद कितने के बराबर है? 67,600। ओके सर, ऊपर जानते हो आप 26 गुना 26 क्या होता है? तो 676 होता है। इससे ये कैंसिल हो गया, और डबल ज़ीरो मुझे दिखाई दे रहा है इसलिए डबल ज़ीरो लिख दिया। नीचे की मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो नीचे 25 गुना 25, ये आ गया 625, और सामने है 100। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 625 और उसके पीछे 2 ज़ीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर। क्लियर है भाई? क्लियर है? अगले सवाल पे चलो। तो एक शहर है भाई जिसकी जनसंख्या 20,000 है, ठीक है। वैसे आपको पता है भाई सबसे छोटा देश कौन सा है? हाँ पता ही होगा, तैयारी कर रहे हो तो एक जनसंख्या है वो है 20,000 एक शहर की। क्या हुआ? पहले साल में तो 20% पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है, बढ़ा देंगे। और दूसरे साल में 30% बढ़ गई। 2 साल बाद आपने कितनी जनसंख्या शहर की हो जाएगी ये पता लगाना है। तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है।
अगर हम बात करें कि भाई पहले 20% पॉपुलेशन बढ़ गई, अब जानते हैं अगर मैं इसमें जोड़ना चाहूँ इसका 20%, तो अब बड़ा आसान सा है, 20% निकाला मैंने इसका, तो कितना आया 4000। यानी कि पहले साल क्या हुआ, 4000 जनसंख्या बढ़ेगी, तो पहले साल जब ख़त्म होगा तो 24,000 हो चुकी होगी, ये स्टार्टिंग की पॉपुलेशन है, और ये फर्स्ट ईयर जब ख़त्म होगा तो जनसंख्या 24,000 हो चुकी होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अगला साल आएगा, 30% पॉपुलेशन बढ़ेगी, 30% की पॉपुलेशन यानी कि 7200, तो चलो भाई 24,000 में हम फिर 7200 जोड़ देंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो 24 और 7 31,200। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बस कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है, पॉपुलेशन बढ़ानी है, परसेंटेज निकालनी है और जब जोड़ देनी है, ठीक है, आपको थोड़ी बढ़ानी है पॉपुलेशन। हाँ जी, अगला सवाल, चलते जाओ भाई चलते जाओ। 2500 लोगों में से केवल 60% लोग ही बचत करते हैं, यानी कि 2500 में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, यानी कि 40%, जो कुछ भी सेविंग नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ भी सेविंग नहीं करते हैं। ये बात समझ में आ गई यार? एक मिनट, आज पता नहीं क्या क्या हो रहा है ये बार बार। ठीक है, आज भाई पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है वीडियो में, ठीक है। चलो जी, तो करते हैं सॉल्व इसे। क्या हुआ, 2500 लोग थे, उसमें से 60% ऐसे हैं जो सेविंग करते हैं, अच्छी बात है, सेविंग करनी भी चाहिए, बहुत ही अच्छी आदत है ये। तो 2500 लोगों में से 60% लोगों ने सेविंग करी है। तो अगर हम बात करें 2500 का 60% कितने बंदे सेव करते हैं भाई, तो हमने देखा भाई अगर मैं इसका परसेंटेज निकालता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ 1500 आदमी ऐसे हैं जो सेविंग करते हैं। और सेविंग करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि सवाल में बताया गया है, 30% लोग बैंक में जाते हैं, 32% लोग अपने डाकघरों में जाते हैं, और बाकी जो है वो शेयर्स में बचत करते हैं, ठीक है। तो एक इन्वेस्टमेंट होती है शेयर में, वो आप कर सकते हैं, तो कुछ इसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैंने देखा, हाँ जी, बैंक में जाने वाले कितने हैं, तो प्रतिशत में बताया गया 30% लोग बैंक में जाते हैं, मतलब इनमें से इस 1500 में से ही 30% बैंक में चले गए। पोस्ट ऑफिस में जाने वाले कितने हैं, तो पोस्ट ऑफिस में जाते हैं 32%। क्या आप मुझे शेयर्स वाली परसेंटेज बता पाओगे? 30 ये 32 ये कुल मिला के हो गए 62, यानी कि बचे कितने, तो आप कहोगे सर 38% पॉपुलेशन ही बची है जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपको शेयर वाले ढूंढ के लाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1500 में से शेयर्स में कितने हैं, तो 38% है, तो आप भाई 3800 निकालो, 38/100, इसके इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर से 15 और 38 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 15 और 38 की मल्टीप्लाई पहले मैंने 15 की सिर्फ 30 से कर दी, तो 15 तिया क्या आ जाएगा 45, फिर मैंने 8 से भी कर दी, तो 15 अट्ठे 120, दोनों को मैंने जोड़ दिया। तो आप देख पा रहे हैं क्या आंसर आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं 570 बंदे ऐसे हैं जो शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। शेयर्स की बात, आजकल भारत में बड़ी इन्वेस्टमेंट चल रही है शेयर्स में, ठीक है, अच्छी आदत है दोस्तों, आपको भी बचाना चाहिए, और सेविंग इज़ गुड हैबिट। राम, श्री राम, राम ने अपने वेतन का 40% भोजन पे, खाने पे खर्च किया, 20% किराए पे खर्च किया, 10% मनोरंजन पे, और 10% यातायात पे खर्च किया, ठीक है। एक ध्यान रखना दोस्तों, एक सवाल ऐसा भी आता है आपका जिसमें ये कहा जाता है कि बचे हुए का इतने परसेंट, फिर उसके बचे हुए का इतने परसेंट, तो यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ पे इन्होंने बस ये बोला है कि इतने परसेंट खर्च हो रहा है, तो आप ये मानोगे कि मेरी जेब में जो 100 रुपये रखे हैं उसमें से ही मैं हर बार परसेंटेज निकाल रहा हूँ, ठीक है। आपने ऐसा नहीं देखना कि अलग अलग या बचे हुए का हम खर्च कर रहे हैं, ठीक। तो क्या कहा इसने, 40% भोजन पे, तो 40% गया भाई फूड पे, ये मैंने लिख दिया फूड। उसके बाद 20% रेंट पे गया है, ओके जी। 10% एंटरटेनमेंट, एक मूवी का नाम भी एंटरटेनमेंट पता है। उसके बाद भाई 10% कहाँ,
ट्रांसपोर्ट पे, यातायात पे, आने जाने पे, ठीक है। तो जनरली यही खर्च होते हैं, तो ये हमने खर्च कर दिए। इतना कुछ खर्च करने के बाद भी 1500 रुपये उस बंदे ने बचा लिए, राम ने। तो आपको पता लगाना है कि उसकी अर्निंग कितनी है, मंथली अर्निंग पता लगानी है। 40 यहाँ गए, 20 यहाँ गए, 10 यहाँ गए, 10 यहाँ गए। क्या आप देख पा रहे हैं टोटल उसने 80% खर्च कर दिया। सारी बातें परसेंटेज में हो रही हैं, हाँ सर हो रही है। सेविंग कितनी रही होंगी फिर? सेविंग रही होगी 20%। और जानते हो 20% कितने के बराबर है? तो आप कहोगे जी 1500 के बराबर है। तो आपको तो टोटल अर्निंग पता लगानी है 100%। 20 का ये 5 गुना है, तो आप भी इसका 5 गुना कर दो, तो यानी कि 7500 रुपये उसकी मंथली अर्निंग रही होगी। हाँ जी, कैसा लग रहा है? हो रही है सवाल, आ रहा है समझ में? तो बस इसमें ये काम आपने करना था। चलो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति है, अपनी आय का 20% बड़े बेटे को देता है। ओके, शेष ये लो, जो बात मैं कह रहा था आप समझ पा रहे हो, ये आ गया। यानी कि उसके पास जो 20 रुपये देने के बाद जो बचता है ना, उसका ये 30% अपने छोटे बेटे को दे रहा है। फिर उसके बाद क्या क्या, फिर जो बच गया उसका 10%, यानी कि जो पैसा बचता जा रहा है मैं उसकी परसेंटेज दे रहा हूँ। और 10% क्या किया, एक ट्रस्ट को दे दिया उसने। अब उसकी जेब में 10,080 रुपये मौजूद हैं, तो बताओ उसकी अर्निंग क्या रही होगी। ओके, आपने पैसा बचाते हुए जाना है, फिर उसको खर्च करते जाना। आपने ये देखना बस कितना पैसा मेरे पास बच रहा है। मैंने माना भाई प्यार से टोटल अर्निंग उसकी x रुपये थी। 20% अगर आपने खर्च कर दिया या अपने इसमें से बड़े बेटे को ही दे रहा है, तो कितने बच गए होंगे? तो आप कहोगे कि 80% रह गया होगा। तो मैंने लिख दिया भाई 80/100 मल्टीप्लाई, ये पैसा जो है वो बचा हुआ पैसा लिखा है मैंने। फिर 30% किसे दे दिया? छोटे बेटे को। अगर उसे 30 दे दिया तो कितना उसकी जेब में रह गया? 70%। ध्यान रखना ये बचा हुआ पैसा था। अगेन अब ये वाला पैसा उसकी जेब में बचा हुआ है, फिर मल्टीप्लाई 10% डोनेशन भी दे दिया, बड़े दिल का है। यानी कि भाई अब इसकी जेब में रह गए 90%। और फाइनली ये सारा पैसा जो है वो अभी भी उसकी जेब में 10,080 रुपये रहते हैं। तो ये एक तरफ परसेंटेज के फॉर्म में और एक तरफ एक्चुअल रुपीज़ के फॉर्म में। तो मैंने दोनों को कंपेयर कर दिया। अब आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है और कुछ खास इसमें बचानी है। 0 से 0, 0 से 0, और इस 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो क्या कैंसिल हो रहा है? 9 की टेबल से ये जा रहा है, तो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब ये देखें ज़रा, 8 गुना 7 क्या होता है? 56। और 56 से अगर मैं इसे कट करता हूँ तो 56 दूनी 112, यानी कि 20 पे जाएगा। बस ख़त्म है। ये बताएं ज़रा, सामने तो 20 है, नीचे से क्या वैल्यू जाएगी? तो मैं देख पा रहा हूँ मुझे यहाँ पे 3 0 दिखाई दे रही है, 2 ये रही और 1 ये रही। तो 3 0 सामने जाके मल्टीप्लाई होगी, यानी कि आप कह सकते हो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि उसकी जो टोटल अर्निंग थी 20,000 रुपये, तो उसने भाई इस तरीके से खर्च किया इस पैसे को। ओके जी, एक व्यक्ति के पास भाई कुछ धन है और इस धन का उसने 20% एक वस्तु खरीदने पे खर्च किया। बाकी जो बच गए 5% यातायात पे खर्च किए। बाकी उसने 120 रुपये किसी को उपहार में दे दिए, ठीक है, ये भाई उपहार में दे दिए। यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हों, तो बताओ उसने यातायात पे कितने रुपए खर्च किए होंगे? ये आपको ढूंढ के लाना है, ठीक है। हमने क्या करा भाई, या तो आप वही पुराना तरीका जैसे हमने एक्स मान के किया था वैसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसमें ये हो सकता है कि सपोज़ आपने 100 रुपये माने, माइनस कितने रुपए उसने भाई किसी आर्टिकल पे खर्च किए, किसी वस्तु को खरीदने में, तो आप कहोगे 20 रुपये। कितने रुपए बच गए? 80 रुपये रह गए, माइनस अब कितने रुपए खर्च किए उसने? 5% किस पे? ट्रांसपोर्ट पे। ट्रांसपोर्ट पे 5%, इसका 5%, 80 का 5% अगर आप निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? तो भाई आप देख पा रहे हैं 0 से 0, इससे ये कट, इससे ये कट। तो भाई बड़ा आसान सा है, खैर मैं तो करके बता रहा हूँ, तो आवश्यकता है नहीं वैसे करने की। तो कितना रह गया? 76। ये सब कुछ परसेंटेज में चल रहा है, ठीक है ना।
अब मेरे पास इतना पैसा स्टिल बचा हुआ है। अब मैंने क्या किया, 120 रुपये, ये वैल्यू जो है वो रुपीज़ में है, रुपीज़ को शो कर रहा है, ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं। तो 76% में से उन्होंने क्या किया, 120 रुपये डोनेशन दे दिया। फाइनली ये जो पैसा बचा हुआ है, अब ये जो पैसा है डोनेशन देने के बाद 1400 रुपये आज भी उसकी जेब में बचे हुए हैं। बस ख़त्म ही समझो भाई, आखिरी सांसें हैं इसकी। 120 उधर चला गया तो अब क्या कह सकते हो, 1520। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1520 डिवाइड बाई 76। और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो 19 की टेबल से कट हुआ, ये 19 की टेबल से कट हुआ, ये फिर 20 पे गया, 20 गुना 100 कितने, 2000 रुपये। ये भाई आप कह सकते हो कि जो उसकी अर्निंग आई है वो कितनी आई है, 2000 रुपये। और इसमें से अगर मैं देखूं तो मैं ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च कर रहा था, सिर्फ 4 रुपये, यानी कि 4%। अगर मैं आउट ऑफ 100 बात करूँ ना, इस टोटल में से 100 में से कितने रुपया खर्चा ट्रांसपोर्ट पे हुआ है, तो वो 4 का हुआ है। तो आप एक काम कर सकते हो, हमें तो ट्रांसपोर्ट का पता लगाना था, तो आप 2000 का क्या करोगे, 4% निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 80 रुपये। ये भाई आपका आंसर, कोई डाउट नहीं। एक चीज़ और भी आप यहाँ पे कर सकते थे चेंज, मैं दूसरे पेन से आपको दिखाता हूँ। आप ये कर सकते हैं कि भाई 76 की वैल्यू ये थी, 1 की वैल्यू आपकी ये आ गई, आपको 4 की वैल्यू निकालनी है तो आप 4 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका आंसर 80 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी अच्छा सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा गया इस सवाल में, एक वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में नए मूल्य को पुनः R% की कमी कर दी गई है, तो अब वस्तु का मूल्य 1 रुपये है, तो आरंभिक मूल्य क्या रहा होगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये जब ऐसा केस हो कि भाई बढ़ाया जा रहा है घटाया जा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद भी मैं बाकी चर्चा करता हूँ। एग्जांपल, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि भाई 100 रुपये आपके पास वैल्यू है, आप इसे 10% बढ़ा दो, तो आप क्या करोगे। आप 10% बढ़ाने का मतलब आप सीधा ये कह सकते हो 110/100 कर दो, तो ये वैल्यू इंक्रीज़ होके आ जाएगी 110। या मैं कहूँ कि आपकी जेब में 200 रुपये हैं, आपने उसमें 30% का इजाफा कर दिया, तो क्या आप ये कह सकते हो कि मैं सीधा 130/100 कर दूँ, तो आप ये कह सकते हैं। कोई डाउट नहीं, ये कट जाएगा, आपका आंसर 260 आ जाएगा। तो ये चीज़ें इंक्रीज़ करनी है तो आप 100 में बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, ये बात क्लियर है। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए मुझे घटाना होता, अगर मैं कहूँ कि मेरी जेब में 500 रुपये हैं और मुझे 10% माइनस करना है, तो मैं कहूँगा मेरी जेब में अब 90% ही वैल्यू रह गई है, 100 में से मैं कम करके बता दूंगा, तो 450 रुपये मेरी जेब में बचे हुए हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे, बस दिक्कत ये है कि यहाँ पे R की फॉर्म में, तो आपने घबराने की आवश्यकता नहीं है। R% बढ़ा रहे हो फिर R% घटा रहे हो, तो ये देखो भाई सॉल्यूशन, बताओ कौन से पेन से करूँ, तो भाई मैं लेता हूँ वापस ग्रीन। तो मैंने ये माना कि भाई X रुपये की वैल्यू थी, आपने पहले R% बढ़ाया, तो मैं कह सकता हूँ 100 + R डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई, फिर आपने घटा दिया, यानी कि इस बार आप लिखोगे 100 - R डिवाइड बाई 100, और ये सारी वैल्यू इंक्रीज़ होने के बाद देन डिक्रीज़ होने के बाद 1 रुपये के बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे आपको 100 दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं इनको क्रॉस में भेजता हूँ तो ऊपर जाके क्या बन जाएंगे, 10,000 डिवाइड बाई, ऊपर क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई जब होगी तो आप देख पा रहे हैं A + B A - B, तो फॉर्मूला क्या होता है, A² - B², यानी कि आ जाएगा 100² - R²। और अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई कर दूं, हालांकि आप आंसर तो जान चुके होंगे, पर फिर भी मैं इसे करवा देता हूं क्योंकि मेरा मन कर रहा है। तो भाई इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। हाँ सर ये तो अच्छे से समझ में आ गया है, तो चलो फिर आगे। मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% का ह्रास होता है, डेप्रिसिएशन कमी होती है। कोई भी चीज़ आप जनरली खरीदते हैं जो यूज़ होती हैं तो वैल्यू कम भी होती है, और कुछ चीज़ों की वैल्यू बढ़ती भी है, जैसे भाई प्रॉपर्टी वगैरह है। तो 10% की कमी आ गई, 3 वर्ष बाद क्या हुआ, मोटरसाइकिल की वैल्यू बस इतनी रह गई, ठीक है, बाकी घिस गई वैल्यू।
और मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य आज कितना रेट चल रहा है मार्केट में, ये पता लगाना है। ठीक है, आपने सवाल के हिसाब से पता लगाना है, कहीं आप नई बाइक का रेट ना बता देना मुझे। तो मैंने माना भाई ₹X का रेट रहा होगा ओरिजिनली। ठीक, 10% की डेप्रिसिएशन वैल्यू है, यानी कि वैल्यू गिर रही है। तो हमने क्या करा भाई, अगर 10% वैल्यू गिर रही है तो वैल्यू बची कितनी, 9/10। 10% को आप 1/10 बोल सकते हो ना, ये 1/10 है, और 10 पे 1 कम हो गया तो बच कितना गया, 9/10। ऐसे ही हर बार क्या हुआ, 9/10 9/10 वैल्यू गिरती गई, और आपके पास जो आंसर आया फाइनली वो 36,450 है। बस कुछ करना नहीं है, मार काट मचानी है और आपका आंसर आ जाएगा। ये देख पा रहा हूँ, ये 4 पे गया, ये इतने पे गया, फिर 9 से कट किया मैंने, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, देन फिर 9 से गया, यानी कि 50 पे। अब मैं देख पा रहा हूँ सामने है 50 और नीचे मुझे 3 जीरो दिखाई दे रही हैं जो उधर जाके 50 के साथ जुड़ जाएंगी, यानी कि उसके पीछे चिपक जाएंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50,000 रुपये आपका आंसर है। ओके जी, अगला सवाल क्या है। एक मशीन का मूल्य है 6250 रुपये। पहले वर्ष भाई 10%, दूसरे वर्ष 20, तीसरे वर्ष 30, और 30 वर्ष बाद आपको पता लगाना है इसका मूल्य क्या होगा, यानी कि वैल्यू जो इसमें कमी आ रही है वो कमी होने के बाद फाइनली आपके पास जो मशीन की वैल्यू कितनी रह जाएगी। तो हमने देखा भाई 6250 की मशीनरी है, मल्टीप्लाई 10% पहले साल, यानी कि अगर हम बात करें तो वैल्यू कितनी बच गई, 90/100, या आप 9/10 भी बोल सकते हो। अगले साल 20% घट गए, यानी कि आप कह सकते हो ना 80/100, और तीसरे साल 30%, यानी कि 70/100 आप बोल सकते हो। ठीक है जी, हाँ जी। तो 0 से 0, इस 0 से ये 0, और इस 0 से ये 0। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूँ तो 25 के टेबल से ये गया, 25 के टेबल से ये गया, इतना आ गया। 4 की टेबल से मैंने देखा तो भाई ये जा रहा था, और उसके अलावा एक ज़ीरो ये कट हो गई। अगर मैं देखूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करनी है तो 25 की मैंने 2 से करी, 25 दूनी 50, 9 की मैंने 7 से करी, यानी कि 63। और अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 से 15, 5 से 30 और 1 31, और एक ज़ीरो, यानी कि 3150। ये भाई आपका आंसर है। हाँ जी, बताएं, समझ में आ रही इतनी बातें। हाँ सर, सब समझ में आ रहा है। ओके जी, तो भाई ये था आपका एक 20 क्वेश्चन का सेट, और परसेंटेज में हमने कुछ नए सवाल भी करे, कुछ नए सवाल सीखे हैं। तो अभी हम कुछ और सवालों की चर्चा करेंगे। परसेंटेज अभी रहता है, इवन परसेंटेज से जो कनेक्टेड चैप्टर है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, SICI है, तो अभी रहता है। अभी तो भाई ये सिलसिला चलेगा, काफ़ी लंबे वक्त तक चलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक भाई आप अपनी रिवीजन को, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहें, और जो भी क्वेश्चन होते हैं भाई उन्हें ज़रूर 1 से 2 बार 3 बार ज़रूर करके देखा करें। एक कहावत है कि भाई आपने बार बार 5 सवाल नहीं करने, आपने एक सवाल 5 बार करना है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। ठीक, तो अपनी तैयारी को भाई ऐसा रखें कि एक सवाल आप करें और वो आपको तमीज़ से आना चाहिए, ना कि 5 नए सवाल करने हैं। ठीक है, तो आपने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा नहीं करना, आपने थोड़ा सा ज्ञान इकट्ठा करना है, वो नरिश करना है। तो ये आपका मोटिव होना चाहिए। ठीक है, तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और सभी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, ज्ञान भाई आप हमेशा बांटते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस ठीक है अपने पास आ गया ना तो क्या ही करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने ये शेयर करना है ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं।